नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब बहुत फिट और हेल्दी होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भागत हो विदेश में। दोस्तों, हमारे देश में भले क्रिमिनल लॉज हर नागरिक के लिए सेम है, लेकिन मैरिज, डाइवोर्स, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, इन सब तीनों के लॉ हमारे देश के अंदर देश के अलग अलग रिलीजन के पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं, जो कि दोस्तों हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक रूल है इक्वलिटी बिफोर लॉ, उसके सीधा सीधा अगेंस्ट जाते हैं। दोस्तों, आर्टिकल 44 जो कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के अंदर आता है, वो ये कहता है कि हमारे देश की जो सरकार है वो हमारे देश में रहने वाले नागरिकों के लिए समान लॉ बनाने की कोशिश करेगी। दोस्तों, ब्रिटिशर्स ने 1775 से 1778 के बीच में इंडिया के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कोशिश की। अब दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? दोस्तों, जैसे हमारे देश के अंदर क्रिमिनल लॉज हर नागरिक के ऊपर समान होते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, जैसे कि मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हिंदू है, अगर वो कोई भी क्राइम करेगा तो उसको सज़ा सबको बराबर मिलेगी। लेकिन मैरिज हो गया, डोरी हो गया, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस हो गया, इसके अंदर सब पे समान कानून लागू नहीं होते। ये कानून सब रिलीजन में अलग अलग है। जैसे इंडिया के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है, हिंदू पर्सनल लॉ अलग है, इस तरीके से ये सब चलता है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड होने के बाद सारे जो कानून हैं वो सब बराबर हो जाएंगे। तो आगे जाके क्या होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड ब्रिटिशर्स लागू नहीं करते क्योंकि उनको डिवाइड एंड रूल करना होता है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बदले पर्सनल लॉज को लागू कर देते हैं पूरे देश के अंदर, जिससे कि उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को पुश मिलता है। हमारे देश के अंदर गोवा एक एक्सेप्शनल स्टेट है जिसके अंदर अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे तरीके से लागू हो चुका है, क्योंकि दोस्तों पूरी टेरिटरी को, मोस्टली इंडिया की टेरिटरी को ब्रिटिशर्स ने रूल किया था। लेकिन गोवा एक ऐसा स्टेट था जिसको कि पोर्तुगीज़ ने रूल किया था, और पोर्तुगीज़ ने अपने समय में गोवा के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया था, जो कि अभी तक चल रहा है। दोस्तों, अभी तक हमें पता चल चुका है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, लेकिन दोस्तों अब हमें पर्सनल लॉ के बारे में भी जान लेना चाहिए। दोस्तों, देश के अंदर ना काफ़ी सारे रिलीजन एक को एग्जिस्ट करते हैं, जो कि बड़े शांतिप्रिय तरीके से इंडिया के अंदर रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इन रिलीजन्स के अंदर ना, जैसे कि हिंदू रिलीजन है, मुस्लिम रिलीजन है, क्रिश्चियन रिलीजन है, इसके अंदर जो कुछ लॉज हैं वो अपनी कम्युनिटी के ऊपर वो अपने हिसाब से चलाते हैं। जैसे कि मैरिज है, मुस्लिम्स के अंदर अभी अभी आपने देखा होगा ट्रिपल तलाक को एक पर्सनल लॉ से निकाल के क्रिमिनल लॉ बना दिया। दोस्तों, जो पर्सनल लॉज हैं इनको गवर्न रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के द्वारा किया जाता है। रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के अंदर जो लिखा होता है उसी के हिसाब से इनको लोगों पे अप्लाई किया जाता है। लेकिन दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी गलती क्या हो जाती है, हमारा जो देश है वो बहुत विशाल देश है, अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग रिलीजन्स हैं, और अलग अलग रिलीजन के जो स्क्रिप्चर्स होते हैं इनके इंटरप्रिटेशन भी अलग अलग होती है। तो जो इंटरप्रिटेशन कभी कभी नॉर्थ इंडिया के अंदर होती है वो इंटरप्रिटेशन साउथ इंडिया के अंदर नहीं होती, जिससे कि क्या होता है, डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं अलग अलग सेम रिलीजन के अंदर। मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो शरिया के अकॉर्डिंग चलता है। शरिया लॉ के अंदर पॉलीगैमी एग्जिस्ट करती है, ट्रिपल तलाक एग्जिस्ट करता है। यूजुअली माना जाता है ये जो सो कॉल्ड पर्सनल लॉज होते हैं ये काफ़ी रिग्रेसिव होते हैं और पैट्रियार्की इन नेचर होते हैं, और माना जाता है कि फीमेल के साथ ये काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी होते हैं। हिंदू पर्सनल लॉ की बात करूँ दोस्तों, आज़ादी से पहले जब हिंदू पर्सनल लॉ चला करता था, जैसे आज मुस्लिम के अंदर वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, वहीं उस समय शूद्रों को विडो रीमैरिज अलाउ नहीं थी। और दोस्तों, वहीं कुछ आदिवासी कम्युनिटीज़ और कुछ और भी कम्युनिटी, जैसे कि कुछ कम्युनिटी हिंदू रिलीजन से मुस्लिम में कन्वर्ट होती है, मुस्लिम से हिंदू में कन्वर्ट होती है, ऐसे क्रिश्चियनिटी से एक दूसरे के रिलीजन से जब कन्वर्जन होता है तो कभी कभी क्या होता है, जो कल्चर होता है वो कल्चर रिलीजन के ऊपर ज़्यादा डोमिनेट करता है, तो जिसकी वजह से जो पर्सनल लॉज है इनके जो गवर्निंग बॉडीज़ होती है उसके अंदर भी काफ़ी सारा फ़र्क आता है। और दोस्तों, इस फ़र्क की वजह से ही ये जो पर्सनल लॉज है ये इंडिया के बेसिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाते हैं, दैट इज़ इक्वलिटी बिफोर लॉ। आपको पता है कि बाबा साहब बी आर अम्बेडकर
काफ़ी खास क्रिटिक रहे हैं कास्ट सिस्टम के इन इंडिया। वहीं वह वुमेन एम्पावरमेंट के भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रहे हैं और उनका ये मानना था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ही एक आखिरी जगह है जिससे कि इंडिया के अंदर औरतों को एम्पावरमेंट किया जा सकता है, औरतों की फीमेल्स की प्रोटेक्शन को बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, इसको देखते हुए ऑपोजिशन ने BR अम्बेडकर जी का बहुत कड़ा विरोध किया, लेकिन दोस्तों नेहरू जी ने उस समय उनको बहुत सपोर्ट किया। ऑल्दो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड तो इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए पार्लियामेंट के। BN राव कमेटी फॉर्म हुई जिसने कि हिंदू लॉज को कोडिफाई किया और हिंदू कोड बिल के नाम से इसको पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया, जो कि पास भी हो गया। इसी की वजह से जो आज हिंदू सोसाइटी है वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ है। दोस्तों, 1985 के सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद, जो कि शाह बानो केस के अंदर आया था, इंडिया के अंदर आम जनता को भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अंदाजा हो। दोस्तों, क्या था शाह बानो केस, जिसने कि भारत के अंदर रहने वाली मुस्लिम महिलाओं को शाह बानो को एक आइडियल के रूप में देखना शुरू कर दिया। दोस्तों, 1978 के अंदर शाह बानो ने अपने ही पति के खिलाफ एक डिवोर्स फाइल किया। तो ये डिवोर्स के सेक्शन 125 के तहत किया गया, जिसके तहत अगर महिला अपना ध्यान रखने में असमर्थ है तो उसके पति को इवन आफ्टर डिवोर्स अपनी महिला का ध्यान रखने के लिए लीगली ओबलाइज करता है। दोस्तों, शाह बानो की शादी हुई थी 1932 के अंदर अहमद खान से, जिसके साथ उनके 3 लड़के और 2 लड़कियां हैं। दोस्तों, शादी के 46 साल तक वो दोनों साथ में रहे और शादी के 46 साल के बाद जब उनका डाइवोर्स होने लगा तो उनके पति ने उनको एलिमनी देने से मना कर दिया, जो भी मेंटेनेंस थी उनको देने से मना कर दिया। इसके तहत शाह बानो कोर्ट के अंदर गई और वो कोर्ट के अंदर अपना केस भी जीती और उनको 25 रुपये पर मंथ की एलिमनी प्रोवाइड की गई कोर्ट के द्वारा। लेकिन इसको इंदौर हाई कोर्ट के अंदर अहमद खान ने चैलेंज किया, जिसके अंदर भी शाह बानो ही वो केस जीती और उनकी जो एलिमनी थी 25 रुपये से 180 रुपये के अप्रॉक्स तय कर दिया गया। दोस्तों, पहले तो इस जजमेंट का देश की पॉलिटिकल पार्टीज ने भी सपोर्ट किया, स्पेशली जो रूलिंग गवर्नमेंट थी कांग्रेस, उसने इसे सपोर्ट किया। लेकिन दोस्तों, बाद में क्या होता है, जब अहमद खान सुप्रीम कोर्ट जाते हैं इस जजमेंट के अगेंस्ट और सुप्रीम कोर्ट भी शाह बानो के फेवर में ही फैसला। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को देखते हुए देश के काफ़ी सारे मुस्लिम इस जजमेंट के अगेंस्ट खड़े हो गए, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी की भी नींव हिलने लगी, उनकी सरकार भी हिलने लगी। और दोस्तों, इस जजमेंट को काटने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर अध्यादेश लागू किया और दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था उसको क्वैश कर दिया गया। दोस्तों, कहा जाता है कि जितने भी पर्सनल लॉज होते हैं जो किसी भी रिलीजन के हों, वो काफ़ी रिग्रेसिव इन नेचर होते हैं और चेंजेस से इम्यून होते हैं और मोस्टली ये पैट्रियार्कल होते हैं, जिसके अंदर की महिलाओं के साथ काफ़ी भेदभाव किया जाता है। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इन पर्सनल लॉज को मॉडिफाई करने की कोशिश की है और बात कही है। दोस्तों, उसी समय से माना जाता है कि मुस्लिम महिलाओं ने कांग्रेस पार्टी को वोट देना काफ़ी कम कर दिया था और उसी का फ़ायदा बीजेपी ने उठाया। दोस्तों, आपने हाल ही में देखा होगा बीजेपी ने ट्रिपल तलाक भी इंट्रोड्यूस किया, जिसको कि पर्सनल लॉ से निकाल के क्रिमिनल लॉ बना दिया गया। उससे मुस्लिम महिलाओं को काफ़ी एम्पावरमेंट मिली। दोस्तों, अब ये मुद्दा कहाँ है? दोस्तों, बीजेपी जो इस समय की रूलिंग गवर्नमेंट है वो 1998 से 2019 तक अपने हर मैनिफेस्टो के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करती है। इतनी बड़ी सपोर्ट के बाद भी बीजेपी आज तक यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू नहीं करवा पाई। दोस्तों, 2 बार उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है, लेकिन कहा जाता है कि बीजेपी और उनकी जो RSS है, संघ परिवार, उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट होने की वजह से ये लागू नहीं हो पाता। क्योंकि दोस्तों, मेजॉरिटी तो बीजेपी के पास लोकसभा राज्यसभा दोनों के अंदर है, अगर वो चाहे तो इसको कभी भी लागू करवा सकता है। दोस्तों, आपका क्या कहना है? दोस्तों, आपका क्या मानना है कि पर्सनल लॉ लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।